अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के साथ मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर अब्दुल मन्नान। चैप्टर नंबर 2 मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट हमने स्टार्ट किया था और कल हमने उसका सेकंड लास्ट एसएलओ डिस्कस किया था। हमारा एसएलओ था सोल्व अ सिस्टम ऑफ होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। कल के लेक्चर में हमने होमोजीनियस सिस्टम के सॉल्यूशन को डिस्कस किया कि होमोजीनियस सॉल्यूशंस दो तरह के हो सकते हैं, ट्रिवियल एंड नॉन ट्रिवियल। फिर हमने गोज एलिमिनेशन मेथड को देखा और यह देखा कि ट्रिवियल सॉल्यूशन तब आएगा जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन उस वक्त आएगा जब डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो होगा। यह हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था। गॉस एलिमिनेशन मेथड क्या था कि आपने यह फॉर्मेट रेडी करना है यूजिंग रो ऑपरेशन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फॉर्म में। फिर रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म क्या थी, अगर आप फुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स तैयार कर दें तो यह रिड्यूस्ड एचेलन फॉर्म थी। ठीक है जी। आज हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ये तमाम लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए सूटेबल क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी। ये मेरे पास एक सिस्टम है होमोजीनियस इक्वेशन का और मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया कि ये होमोजीनियस है या नहीं। मैंने सिंपली देखा कि ये 0 0 है। अगर इस इक्वल के उस पार 0 0 0 हो तो ऐसी इक्वेशन को क्या कहते थे, होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है जी। अब इसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 2 सिलेक्ट करने लगा हूं। लेट मी स्लाइड इट अ लिटल ताकि मेरे पास जगह जो है वो ज्यादा अवेलेबल हो। सबसे पहला काम हमने क्या करना था, सबसे पहला काम हमने मैट्रिक्स में लिखना होता है। 3 तरह की चीजें होती हैं, 3 तरह के मैट्रिसेस हमारे पास बनते हैं। 1 -8 -1 6 1 7 -8 -2 3। सिंपल हमारे पास मैट्रिक्स बन गए। अब मैट्रिक्स में से अगर आप इसके ए डिटर्मिनेंट को देखें, क्योंकि हमने ये डिस्कस किया था कि डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो सॉल्यूशन नॉन ट्रिवियल है और अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो क्या होगा, ट्रिवियल। गॉट इट। अब हम अगर क्विकली डिटर्मिनेंट को निकाल लें तो हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। ये बहुत लंबा काम नहीं है, सिर्फ हम डिटर्मिनेंट को निकाल लें। 3 × 14 17 -24 -2 -26 एंड -8 -56 +1। अच्छा जी, यहां से एक चीज तो क्लियर है कि डिटर्मिनेंट जो है वो क्या है, नॉन जीरो है। ठीक है जी। तमाम स्टूडेंट्स अपने कैलकुलेटर पे इस कैलकुलेशन को वेरीफाई कर ले। ये सिर्फ हमने इसलिए निकाला ताकि हमें अंदाजा हो जाए कि हमारा रिजल्ट जो है वो किस तरफ को जाएगा। क्या हमें 0 0 का सॉल्यूशन मिलेगा या हमें कोई और सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है जी। क्योंकि जब हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बनाएंगे तो थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी। अब इसी को मैंने आगे ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में। इधर मैंने लिख दिए 0 0 0, इधर मैंने लिख दिया 1 6 -8 -8 1 -2
-173। ठीक है जी, ऑगमेंटेड फॉर्म में लिख दिया। अब हमने रो ऑपरेशन यूज करते जाने हैं, करते जाने हैं, करते जाने हैं। इधर मैं क्विक रिकॉल के लिए लिख रहा हूं, जब आप एचलन फॉर्म बनाते हैं तो कुछ इस तरह का मंजर होता है, ये आपकी एचलन फॉर्म है। फिर जब आप रिड्यूस्ड एचलन बनाते हैं उसमें फुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। एक तीसरी फॉर्म भी है, उसको हम कहते हैं रिड्यूस्ड रो। सिर्फ रो का लफ्ज अकेला नहीं इस्तेमाल करना, अगर रो का लफ्ज अकेला इस्तेमाल करेंगे तो वो रो एचलन फॉर्म की तरफ ही इशारा करेगा। रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म क्या है? 1 0 0 0 0। समझ गए बात को? यानी कि जब आप पूरी एक रो ही खा जाएंगे, पूरी एक रो ही 0 0 0 कर देंगे तो वो रिड्यूस्ड रो एचलन बन जाएगी। और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रहेंगे तो वो एचलन रहेगी, और अगर इस फॉर्मेट में स्टेयरकेस फॉर्मेट में रहेंगे तो वो एचलन रहेगी। ठीक है, और आइडेंटिटी में रिड्यूस्ड एचलन। अच्छा जी, मैंने अब ऑपरेशंस करने हैं। ऑपरेशंस में हमारे पास बड़ा जबरदस्त सिस्टम है। ये देखें, हम हमेशा 1 चाहते हैं। पीछे भी हमने रो ऑपरेशन की बड़ी प्रैक्टिस की, रो ऑपरेशन की बहुत प्रैक्टिस की, बार बार प्रैक्टिस की, और हमने ये देखा कि 1 किसी की भी शक्ल इख्तियार करके उसको 0 कर सकता है। जैसे कि मैं क्या करने लगा हूं, मैं करने लगा हूं R2 + 8 टाइम्स R1 एंड R3 + R1। रिमेंबर दैट पेशेंट एंड डॉक्टर थ्योरी, ये हो गए डॉक्टर, R2 और R3 हो गए पेशेंट। ठीक है जी, डायरेक्ट हम करेंगे। अच्छा, इधर क्योंकि 0 0 0 ही है तो वो 0 0 0 तो फिर कुछ भी कर लो, उसने 0 0 0 ही रहना था। इधर भी फर्स्ट रो एज इट इज, 1 को 8 से किया, 8 में ऐड किया 0। 6 को 8 से किया 48, 1 में ऐड किया 49। 8 को 8 से किया -64, ये आ गया -66। 0 13 एंड -5। ठीक है जी जवानों, सिंपल। मेरे पास ये 2 एंट्रीज जो है ये 0 हो गई। अब मैंने क्या करना है, अब मुझे इस 49 को, अगर मैंने रिड्यूस्ड फॉर्मेट बनाना है तो इस 49 की जगह पे भी 1 होना चाहिए, इस -5 की जगह भी 1 होना चाहिए। और अगर रो रिड्यूस्ड फॉर्मेट ये तीसरे वाला बनाना है तो तीसरी पूरी रो मुझे क्या करनी पड़ेगी? 0 करनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल होगी लेकिन हल कर लेते हैं। मैं क्या करने लगा हूं, बाय R2 डिवाइडेड बाय 49। R2 को 49 से डिवाइड कर दिया। जब आप ये डिवीजन परफॉर्म करोगे, ठीक है, इधर अच्छा अक्सर हम ये भी नोटेशन यूज करते हैं कि हम रो ऑपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आप यूज करते जाएं साथ साथ। इधर देखें, 166 डिवाइडेड बाय 49, 168 एज इट इज, 0 0 13 -5। इधर 0 0 से बेचारे इनका कुछ भी नहीं होना, इन्होंने वैसे ही रहना। ठीक है जी, फिर अगला काम मैं क्या करने लगा हूं, बाय R3 -13 टाइम्स R2। तमाम बच्चे अपना कैलकुलेटर अपने हाथ में रखें।
अब 168,000,0, सेकेंड रो भी एज इट इज, इसको भी मैं वैसे ही लिख देता हूं, और थर्ड रो जो है 13 0 हो गया, -5, ये माइनस था जी, डोंट फॉरगेट, -5 -13 टाइम्स -65, 66/49, -5 -13 into 66 divided by 49, ठीक है जी, जस्ट अ सेकेंड, -5 into -13 into 66 divided by 49, ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रैक्शन, काफी लंबी चौड़ी फ्रैक्शन आ गई। हाँ जी, 4290 डिवाइडेड बाय 49, ठीक है जी, गॉट इट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा R3 डिवाइडेड बाय 4290/49। अब इसे करने से क्या हुआ, 0 0 0 0 0 1 -66/49 168, ठीक है जी। अब ये इस वक्त किस फॉर्म में आ गया, ये मेरे पास, क्योंकि लीडिंग एंट्रीज इसकी एग्जिस्ट कर रही हैं और उसके बाद में भी चीजें हैं, तो ये एचलन फॉर्म में आ गया। लेकिन क्योंकि आइडेंटिटी फुल भी नहीं है, इसलिए इसको हमने रिड्यूस्ड एचलन नहीं कहना, सिर्फ क्या कहना है, एचलन फॉर्म, ठीक है। फिर जरा पीछे चले तो डिटर्मिनेंट जब नॉन जीरो होता है तो सोल्यूशन हमेशा 0 0 होता है। ये हमने कल डिस्कस किया था, इन स्लाइड्स में आप इसकी भी झलक ले लें, ठीक है। ट्रिवियल सोल्यूशन कब आएगा, जब डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा। अब मेरा जो मैट्रिक्स है ऑगमेंटेड फॉर्म में, वो इस चीज की तरफ चीख चीख के इशारा कर रहा है। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि अगर आप इक्वेशंस बनाते हो, मेरे पास क्या था जी, मेरे पास है 168,001 -66/49 0 0 0, और मेरी थर्ड रो क्या थी, आफ्टर डिवीजन इट इज 0 0 1, क्लियर है। और ये जो पीछे मैंने लिखा है ना, डोंट गेट इट कंफ्यूज, ये थोड़ा सा स्पेस इसमें नहीं उस तरह से बन सकी, ये ऐसे है, ठीक है। जिसको आप पढ़ते हैं ना, 4 सही 290/49, ठीक है जी, डोंट गेट इट कंफ्यूज। अब यहां से मैं जब कंपैरिजन करता हूं, कंपेयर करता हूं, तो x3 इज इक्वल टू 0, x2 -66/49 x3 इज इक्वल टू 0, और वेरी फर्स्ट जो है x1 + 6x2 + 8x3 इज इक्वल टू 0, जब मैंने यहां से इनका कंपैरिजन किया। अब x3 मेरे पास 0 आ गया, x3 इधर लगाया मैंने, तो
x2 आ गया कुछ इस तरह का, x2 आ गया 0। फिर मैंने क्या किया, x2 और x3 इसमें लगाया तो ऑब्वियसली x1 ने भी क्या आ जाना था, 0। तो मेरा जो सोल्यूशन था वो 0,0,0 हो गया। ठीक है जी, क्लियर है स्टूडेंट्स। बस देखें, क्योंकि हर दफा नंबर्स हमारी चॉइस के नहीं आते, इसमें नंबर्स बड़े बड़े थे तो वो बड़े नंबर्स जो हैं वो किसी जगह पर जाकर आपको ओड फील करवाते हैं, वन फील्स के इतने बड़े नंबर का मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। ठीक है, क्लियर है जी। अब ये जो है इसमें ऐसे आपने देखना है, ये है 4 सही 290/49। ठीक है, 4 इंटू 290 आवर 49। थोड़ा सा मैं अगर इसको स्पेस इसकी सेट कर ही दूं आपकी सहूलत के लिए। ठीक है जी, गॉट इट। अब इसके अंदर ये अगर मैं चाहता भी कि ये 1 0 हो जाए तो इस 1 को 0 करने के चक्करों में ये वाले जीरो खराब हो जाते, यानी कि इसने एचलन फॉर्म में ही रहना था ना, ये पूरी तरह से रिड्यूस्ड हुआ है इसलिए ये सिर्फ सिंपल एचलन फॉर्म कंसीडर होगी। ठीक है, वहां से हमने अपने कंपेयर किया और सोल्यूशन जज कर लिया, क्योंकि ये होमोजीनियस थी और इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो था। ये शॉर्ट कैलकुलेशन हमने डिटर्मिनेंट की किस लिए की थी, ताकि हमें पता चल जाए कि डिटर्मिनेंट जीरो है तो सोल्यूशन नॉन ट्रिवियल आएगा, लेकिन डिटर्मिनेंट नॉन जीरो था इसलिए सोल्यूशन जो है वो क्या आएगा, 0 0। उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। ठीक है रेहान, एनी क्वेश्चन? शाबाश, ठीक है जी। तो बस कैलकुलेशंस को ध्यान से करना है, कंफ्यूज नहीं होना, नंबर बड़े भी हैं तो स्टेप्स वही हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं। ये एक क्वेश्चन है छोटा सा, देखने में मुश्किल लगता है लेकिन ये क्वेश्चन छोटा सा है। कहते हैं लेमडा की वैल्यू फाइंड करें अगर ये जो है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन देता है। ये एक सिस्टम है और इस सिस्टम में कंडीशन आपको गिवन है कि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। ठीक है जी, कंडीशन हमारे पास ये है कि जो सोल्यूशन है वो क्या है, नॉन ट्रिवियल। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि डिटर्मिनेंट 0 होता है। ये कल की स्लाइड्स में हमने टेक्निकल इसको समझा था, आज हमने इसको रिकॉल भी किया है। ठीक है, तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन का मतलब डिटर्मिनेंट 0। आपने सिंपल इसमें से कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स बनाना है, और उस कोफिशिएंट वाले मैट्रिक्स को 0 के इक्वल कर देना। क्योंकि नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है इसलिए डिटर्मिनेंट 0 होगा। मैंने सिंपल कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स बनाया और काम शुरू कर दिया। क्लियर है, सिंपल इसका डिटर्मिनेंट लिया, ये आ गया 1 इंटू लेमडा प्लस 2 लेमडा माइनस 5 10 माइनस 1 प्लस 3 10 माइनस 1। ये सेकेंड टर्म हम करेक्ट कर लें, सेकेंड टर्म आएगी 5 लेमडा प्लस लेमडा, ये आ गया 3 लेमडा, ये आ गया माइनस 30 लेमडा, ये आ गया 3 इंटू 9 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, माइनस 27 लेमडा प्लस 27 इज इक्वल टू 0, लेमडा इज इक्वल टू 1। क्लियर है, तो पहला काम इसमें था लेमडा की वैल्यू फाइंड करना, वो वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अगला स्टेप इसमें हमें वो कहता है सॉल्यूशन फाइंड करें। ठीक है, लेकिन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब है कि 0 0 के अलावा आंसर आना चाहिए। ठीक है, पहले हम अपनी
इक्वेशन से मैट्रिक्स तैयार कर लें, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तैयार कर लें। पहले हम मैट्रिक्स तैयार कर लेते हैं। 151, इसमें जरा खूबसूरत नंबर लग रहे हैं, उम्मीद है कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। 3, अब क्योंकि मेरे पास लेमडा की वैल्यू 1 आ चुकी है तो मैं लेमडा की जगह 1 लगाऊंगा। ठीक है जी, गॉट इट। सबसे पहला स्टेप, इस 5 का शिकार करें, इस 1 का शिकार करें, क्योंकि फॉर्म कोई भी बने, दोनों केसेस में इसके नीचे हमें 0 0 चाहिए, फॉर्म कोई भी बने। तो मैंने क्या किया, बाय R1 माइनस 5 टाइम्स, सॉरी बाय R2 माइनस 5 टाइम्स R1 एंड R3 माइनस R1। इधर 0 0 0 था तो मामला सेम रहेंगे। फर्स्ट रो वैसे की वैसे 0, 1 में से 25 निकाले माइनस 24, माइनस 1 माइनस 15 माइनस 16, और नीचे मेरे पास आ गया 0 माइनस 3 माइनस 2, 0 माइनस 3 माइनस 2। ठीक है, इत्तेफाक से इसके अंदर एक सिनेरियो बन रहा है। अगर मैं ऐसे कर देता हूं स्टूडेंट्स, बाय R3, जस्ट लुक एट द प्रोसीजर, बाय R3, सॉरी माय बैड, बाय R2 डिवाइडेड बाय +8, R2 को +8 से डिवाइड कर दिया, 1 5 3 0 3, सॉरी -3 -2, 0 -3 -2। इधर जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है। फिर अगले स्टेप में मैं क्या करता हूं, अगले स्टेप में मैं करता हूं बाय R3 माइनस R2। इधर मैंने 8 से डिवाइड किया तो आपको नजर आ रहा है कि R3 और R2 क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। अब मैं दोनों को माइनस कर देता हूं, 1 5 3 0 -3 -2 0 0 0 0। रिड्यूस्ड रो एचलन फॉर्म, RREF। रिड्यूस्ड रो इसलिए कि तीसरी रो गायब हो गई, सिर्फ रिड्यूस्ड होती है अगर इधर 1 बच जाता और फुल आइडेंटिटी की शक्ल इख्तियार कर लेता। अगर इधर 1 बचता और आइडेंटिटी की शक्ल ना इख्तियार करता तो एचलन होती। अब ना ये आइडेंटिटी की शक्ल इख्तियार कर रहा है ना एचलन है, क्योंकि पूरी तीसरी रो ही गायब होगी, उसमें लीडिंग एंट्री है ही नहीं, 0 है लीडिंग एंट्री। अब ये रिड्यूस्ड रो एचलन है। अब इधर देखो बच्चों, नॉन ट्राइवियल सोल्यूशन कैसे बनता है। बड़ा सिंपल सा काम है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बनाना कोई मुश्किल काम नहीं। ये देखो 0 इज इक्वल टू 0 है, 0 इज इक्वल टू 0 है। अगर मैं ऐसे लिख दूं 0x3 इज इक्वल टू 0, थर्ड रो से जो एंट्री निकलती थी वो x3 होती थी। 0x3 इज इक्वल टू 0 लिख दूं। अब 0 डिवाइडेड बाय 0 जो है वो अनडिफाइंड है, तो फिर इसलिए हम क्या करते हैं, फिर हम लेट कर लेते हैं, लेट x3 इज इक्वल टू t, t रख लें, p रख लें, s रख लें, एनी वेरिएबल, बट t बिलोंग्स टू रियल नंबर, इट इज एनी रियल नंबर t। x3 की कोई भी वैल्यू मैं रख दूं वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 दे देगी कि नहीं दे देगी, कैमरा प्लीज। x3 की बच्चों में कोई भी वैल्यू रख दूं वो 0 के साथ मिलकर 0 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो इसलिए मैंने कह दिया x3 इज एनी रियल नंबर t। अब मेरे पास x3 जो है वो t है, ओके। अब मैं अपनी सेकंड इक्वेशन बनाता हूं यहां से, विच इज -3x2
-2x3 इज इक्वल टू 0। इधर देखें बच्चों, x3 की जगह पे t आ गया, तो ये बन गया 2t डिवाइडेड बाय -3। x3 क्या बन गया? 2t डिवाइडेड बाय -3 वेयर t इज एनी रियल नंबर। गॉट इट? x3 मेरे पास t की शक्ल में निकला, उस x3 से मैंने x2 निकाला, वो भी t की शक्ल में निकल गया। क्लियर है? अब अगर हम निकालते हैं x1 के लिए इक्वेशन क्या थी हमारे पास? x1 के लिए वही पेरेंट इक्वेशन है, x1 प्लस 5x2 प्लस 3x3 इज इक्वल टू 0। ऐसे ही है। x2 मेरे पास आया -2t/3 और x3 मेरे पास था t। जस्ट टेक सिंपल एलसीएम, ये आ गया 3t माइनस 10t प्लस 9t इज इक्वल टू 0, माइनस t/3 इज इक्वल टू 0। सो x1 इज इक्वल टू t/3। अगर आप अपना सोल्यूशन देखें तो t/3 माइनस 2t/3 एंड t। तो इस तरह से नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बनता है कि रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म में आ गया मामला 0x3 इज इक्वल टू 0। अब x3 की जगह मैं कोई भी रियल नंबर रख दूंगा तो वो इसको जस्टिफाई कर देगा, 0 से मल्टीप्लाई होके वो 0 ही हो जाएगा। तो मैंने x3 को एक रियल नंबर t लेट कर लिया और अपने बाकी तमाम सोल्यूशन उसी t की शक्ल में कैलकुलेट कर ली। ठीक है? अब p कोई भी रियल नंबर है वो रख लो और उस हिसाब से ये निकलेंगे, क्योंकि रियल नंबर्स जो हैं वो काउंटलेस हैं। रियल नंबर्स जो हैं वो काउंटलेस हैं, इसलिए ये सॉल्यूशंस भी काउंटलेस हैं। तो ये कौन से सॉल्यूशन हो गए? कंसिस्टेंट डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट? ये हो गए कंसिस्टेंट डिपेंडेंट इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हैं। टी की जो वैल्यू रखोगे हर दफा एक नया जवाब आता जाएगा। ठीक है जी? तो इसी के साथ हमारे तमाम एसएलओस क्लियर हुए। जैसा कि चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा था कि हर चैप्टर का लास्ट वाला एसएलओ एप्लीकेशन बेस है, तो ये जितने भी इक्वेशंस को सोल्व करने के तरीके हमने सीखे, ये इक्वेशंस को सोल्व करने के तरीके हम अपने मैथमेटिकल मॉडल्स पे अप्लाई करते हैं और सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। क्रैमर रूल, मैट्रिक्स इन्वर्जन, गोज एलिमिनेशन या गोज जॉर्डन एलिमिनेशन, जो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म है इसका भी एक नाम है गोज जॉर्डन एलिमिनेशन। ठीक है? उम्मीद है आज का लेक्चर आप सबको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। कल मुलाकात होगी इस चैप्टर के लास्ट एसएलओ के साथ, विच इज द रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है जी? बहुत शुक्रिया।